marine ecosystem. Understanding India's water crisis, pollution challenges, and future marine frontiers. इमेजिन दिस दोस्त, इंडिया में दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर है। जस्ट लेट दैट सिंक इन। शॉकिंग है ना? बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि पानी जो लाइफ का सोर्स है, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेशनल चैलेंज बन गया है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं, तो सोचो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 0.4 मीटर्स नीचे जा रहा है। हम बेसिकली अपने फ्यूचर का पानी आज ही यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चलो इस फैसिनेटिंग और क्रिटिकल टॉपिक में एक गहरी छलांग लगाते हैं। बट पहले एक छोटा सा काम, अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पे इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बिल्कुल सही। आज हम पानी की पूरी कहानी समझेंगे। विल स्टार्ट विद द बिग पिक्चर, वाटर सिक्योरिटी और इंडिया में इसका क्या सीन है। ओके। फिर हम डाइव करेंगे ग्राउंड वाटर के इश्यूज में, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर यूजर हैं। राइट। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे आपसी झगड़े और सॉल्यूशंस, जैसे नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट और नेशनल वाटर पॉलिसी। इंटरेस्टिंग। और हाँ, पानी मुफ्त का है, इस मिथ को बस्ट करेंगे वाटर प्राइसिंग के डिस्कशन से। ये तो जरूरी है। फिर आएगा पोल्यूशन का बड़ा सेगमेंट, रिवर पोल्यूशन, अ वेरी फेमस केस स्टडी ऑफ नमामि गंगे, और पानी में छुपे हुए पोल्यूटेंट्स जैसे यूरेनियम, हेवी मेटल्स, आर्सेनिक और रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। वाओ, काफी कुछ है। हाँ। एंड फाइनली हम फ्यूचर की तरफ देखेंगे विद द यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस और एक सुपर इंटरेस्टिंग ऑलमोस्ट साइफाई टॉपिक, डीप सी माइनिंग। तो सीट बेल्ट लगा लो, ये एक जबरदस्त लर्निंग राइड होने वाली है। वाटर सिक्योरिटी। ओके, तो शुरू करते हैं इस टर्म से जो हम हमेशा सुनते हैं, वाटर सिक्योरिटी। सुनने में सिंपल लगता है, बट आई फील ये काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब व्हाट आर वी रियली टॉकिंग अबाउट हियर? बेसिकली वाटर सिक्योरिटी का मतलब है ऐसी सिचुएशन जहां हर इंसान को हर समय सफिशिएंट, सेफ और अफोर्डेबल पानी मिल सके फॉर अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। सफिशिएंट, सेफ एंड अफोर्डेबल, ये 3 वर्ड्स की है। हाँ, बिल्कुल। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर दोस्त, इट्स अबाउट एवरीथिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड आवर एनवायरनमेंट। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं इसको आसान बनाने के लिए? ऑफ कोर्स। सोचो एक गांव है राजस्थान में, जहां लोगों को पानी के लिए रोज 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये एक तरह की वाटर इनसिक्योरिटी है। राइट। अब सोचो एक हाई राइज अपार्टमेंट है बेंगलुरु में, जहां टैप में पानी नहीं है और लोगों को महंगे प्राइवेट वाटर टैंकर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये दोनों ही अलग अलग तरीके से वाटर इनसिक्योरिटी के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। वाओ, दैट मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर। तो चलो कंटेंट डिस्कशन में आते हैं। मैंने सोर्सेज में एक लाइन पढ़ी थी कि इंडिया में एक वाटर पैराडॉक्स है। एक तरफ हम कहते हैं वी आर वेल एंडाउड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, लेकिन दूसरी तरफ हम वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? यही तो प्रॉब्लम का कोर है। थोड़ा बैकग्राउंड के लिए चलो नंबर्स देखते हैं। 1950 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया में 5100 क्यूबिक मीटर से ज्यादा थी। 5100, ओके। आज ये गिरकर लगभग 1350 क्यूबिक मीटर्स हो गई है। और वाटर स्ट्रेस सिचुएशन का इंटरनेशनल थ्रेशोल्ड 1700 है और वाटर स्कार्सिटी का 1000। तो हम स्कार्सिटी के बहुत बहुत करीब हैं। माय गॉड। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? मतलब द व्हाई बिहाइंड दिस क्राइसिस, पॉपुलेशन ग्रोथ के अलावा? इसके पीछे काफी इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं। पहला ऑफ कोर्स हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सिंपल मैथ है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल पैटर्न्स बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, कभी सूखा कभी बाढ़। राइट। तीसरा, और ये बहुत क्रूशल है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। हम पानी को अजीब तरह से वेस्ट करते हैं। एग्रीकल्चर जो हमारा 80% पानी यूज करता है, उसमें लगभग 70% सरफेस इरिगेशन वाटर वेस्ट हो जाता है। शहरों में पुराने लीकी पाइप्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेट एक सेकंड, आपने कहा 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है। मतलब शहरों का सारा शोर शराबा, पानी बचाओ कैंपेन्स, ये सब सिर्फ बचे हुए 20% पानी के लिए? वाटर क्राइसिस का असली सोल्यूशन खेत में है, शहर में नहीं। फोकस मोर क्रॉप पर ड्रॉप पर करना ही पड़ेगा, ये याद रखना। ये तो बिल्कुल गेम चेंजिंग पर्सपेक्टिव है। ओके, तो बाकी रीजंस क्या हैं? चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। फॉर इंस्टेंस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी से किसान नॉन स्टॉप ग्राउंड वाटर पंप करते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसी क्रॉप्स पर मिलता है जो वाटर गजलर्स हैं, जैसे राइस और शुगर केन, वो भी पंजाब जैसे वाटर स्कार्स स्टेट्स में। ये एमएसपी वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इनडायरेक्टली पानी बर्बाद करने के लिए इनकरेज कर रही है बाय सपोर्टिंग वाटर गजलिंग क्रॉप्स। इट्स अ वेरी ट्रिकी पॉलिटिकल इकोनॉमी इशू, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। पर अब कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी बचाने पर कैश ट्रांसफर दे रही है। सो दैट्स कूल ना। हाँ, ये अच्छा स्टेप है। तो इस सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो रहा है? कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। फूड सिक्योरिटी एट रिस्क, पानी नहीं तो खेती नहीं। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है क्योंकि इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जब हम जमीन से ज्यादा पानी निकालते हैं तो आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे हार्मफुल एलिमेंट्स बचे हुए पानी में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। डेंजरस है ना। बहुत। तो कंक्लूजन क्या है? कुछ हो भी रहा है या सब बस नेगेटिव ही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। गवर्नमेंट ने नेशनल वाटर मिशन जैसे मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक इंटीग्रेटेड जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई है। जल शक्ति अभियान तो एक मास मूवमेंट है पानी बचाने के लिए। और स्टेट्स लेवल पर? स्टेट्स भी एक्टिव हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और तेलंगाना का मिशन काकातिया अच्छे एग्जांपल्स हैं। और अटल भूजल योजना वर्ल्ड बैंक की हेल्प से आगे बढ़ रही है। आपने जल शक्ति अभियान का जिक्र किया, मुझे याद है सोर्सेज में उसके 5 की इंटरवेंशन एरियाज थे। वो क्या थे? आई थिंक ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रेट क्वेश्चन। वो 5 पिलर्स हैं: वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, वाटरशेड डेवलपमेंट और इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन। इसको आसान तरीके से याद रखो: सेव, रिवाइव, रिचार्ज, डेवलप, प्लांट।
सेव, रिवाइव, रिचार्ज, डेवलप, प्लांट। समझ गया। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट पर छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, सोल्यूशन हॉलिस्टिक होना चाहिए। हमें सप्लाई साइड मैनेजमेंट जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और डिमांड साइड मैनेजमेंट जैसे माइक्रो इरिगेशन दोनों चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। ओके, ये की टेक अवे है। चलो इसको याद करते हैं। नाउ पॉज करो और इस लाइन को जोर से बोलो। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अ वाटर स्ट्रेस सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर वाटर एक्सीड्स द अवेलेबल अमाउंट। India's water crisis is not about a lack of water, but about mismanagement of water, driven by population, policies, and pollution. ग्राउंड वाटर एंड रिलेटेड इश्यूज, ये एक फैंटास्टिक ओवरव्यू था। आपने मेंशन किया कि सोल्यूशन खेत और पॉलिसीज में है, जो हमें बिल्कुल आराम से हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है, ग्राउंड वाटर। आपने कहा कि हमारी 80% एग्रीकल्चर का पानी यहीं से आता है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज ग्राउंड वाटर? Simply put, ground water वो पानी है जो जमीन के नीचे, सॉइल के पोर्स में और रॉक फॉर्मेशंस के फ्रैक्चर्स में मौजूद होता है। ये अर्थ का हिडन ट्रेजर है। इनफैक्ट ये प्लैनेट का 99% लिक्विड फ्रेश वाटर है। 99%? हाँ, हम इसे देख नहीं सकते, इसीलिए शायद इसकी कदर नहीं करते। एक हिडन ट्रेजर जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं। कोई रियल लाइफ एग्जांपल जो हम रोज देखते हैं? बिल्कुल। आपके घर में सबमर्सिबल पंप या हैंड पंप है, वो सीधा ग्राउंड वाटर ही निकालता है। नॉर्थ इंडिया के हर खेत में जो ट्यूबवेल चलता है, वो इसी ट्रेजर को बाहर निकाल रहा है, ऑफन अनसस्टेनेबली। तो चलो इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक था, क्या आप बता सकती हैं? हाँ, इस क्राइसिस का इंट्रोडक्शन एक सिंगल फैक्ट है। इंडिया दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा यूजर है। हम यूएसए और चाइना दोनों को मिलाकर उनसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, यूएसए एंड चाइना कंबाइंड, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो इंडस्ट्रियल जाइंट्स हैं। क्योंकि हमारी वाटर क्राइसिस प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल क्राइसिस है। हमारी लगभग 60% इरिगेटेड एग्रीकल्चर ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट है, और हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स हैं जिनके पास अपने अपने ट्यूबवेल्स हैं जो बिना किसी रेगुलेशन के पानी पंप करते हैं। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड क्राइसिस, समझे? मेक सेंस। छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या है ग्लोबली और इंडिया में? ग्लोबली ग्राउंड वाटर लगभग 50% ड्रिंकिंग वाटर और 25% इरिगेशन वाटर सप्लाई करता है। इंडिया में ये नंबर्स बहुत अलग है। हमारा 90% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सिर्फ इरिगेशन के लिए होता है। ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की बैकबोन है। ओके, तो आते हैं कोर लॉजिक पर। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड की चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला, डिप्लीशन ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन। हम जितना पानी नेचुरली रिचार्ज होता है उससे कहीं ज्यादा निकाल रहे हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के डेटा के अनुसार हमारे 14% ग्राउंड वाटर यूनिट्स ओवर एक्सप्लॉइटेड है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स में एक्सट्रैक्शन 100% से भी ज्यादा है। ये ओवर एक्सप्लॉइटेड का टेक्निकल मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब आपका एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एनुअल अवेलेबल रिचार्ज से ज्यादा हो। सोचो आपका बैंक अकाउंट है, आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि अपने प्रिंसिपल सेविंग से भी पैसा निकाल रहे हो। इवेंचुअली अकाउंट खाली हो जाएगा। ब्रिलियंट एनालॉजी। जमीन के नीचे का बैंक बैलेंस कम हो रहा है। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा है पॉलिसीज। फिर से वही स्टोरी, फ्री या हाईली सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, पंप्स पर सब्सिडी, और अब तो सोलर पंप्स ने भी एक्सट्रैक्शन बहुत सस्ता और आसान बना दिया है। और पोल्यूशन। हाँ, तीसरा है पोल्यूशन। ये एक साइलेंट किलर है। एग्रीकल्चर से नाइट्रेट्स और पेस्टिसाइड्स नीचे सीप करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट एक्वाफर्स को पोल्यूट करता है, और एक बार एक्वाफर पोल्यूट हो गया तो उसे साफ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट्स इरिवर्सिबल। और चौथा है क्लाइमेट चेंज। कम बारिश मतलब कम रिचार्ज। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? हमें कैसे पता कि ये सच में हो रहा है? हमारे पास हार्ड डेटा है, सैटेलाइट ग्रेविमेट्री। ये एक फैंसी तरीका है कहने का कि सैटेलाइट्स अर्थ के पानी का वेट मेजर कर रही हैं। इसने भी कंफर्म किया है कि हमारे ग्राउंड वाटर लेवल्स तेजी से गिर रहे हैं। इसका डायरेक्ट असर फूड सिक्योरिटी और ड्रिंकिंग वाटर पर पड़ता है। तो कंक्लूजन में इसे टैकल करने के लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं? सरकार ने काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। जल शक्ति अभियान का एक स्पेशल थीम है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अमृत सरोवर मिशन हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने का एम रखता है। और फिर है अटल भूजल योजना। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWB है जो इंडस्ट्रीज के लिए रेगुलेशंस बनाती है। आपने अटल भूजल योजना का जिक्र किया, इसका प्राइमरी एम क्या है? सप्लाई बढ़ाना, जैसे और डैम बनाना, या कुछ और? एक्सेलेंट पॉइंट। यहीं पर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है। अटल भूजल योजना का प्राइमरी एम है डिमांड साइड मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये सप्लाई बढ़ाने से ज्यादा पानी को वाइजली यूज करने पर फोकस करता है। इट्स अ बॉटम अप अप्रोच। ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। इस टॉपिक पर एक आखिरी सवाल, आपने पोल्यूशन का जिक्र किया। पॉइंट सोर्स और डिफ्यूज सोर्स पोल्यूशन में क्या फर्क है? ऑफ कोर्स, पॉइंट सोर्स एक सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स है, जैसे एक फैक्ट्री का डिस्चार्ज पाइप। डिफ्यूज सोर्स या नॉन पॉइंट सोर्स फैला हुआ होता है, जैसे एक पूरे खेत से पेस्टिसाइड का रन ऑफ। डिफ्यूज सोर्सेज को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। ओके, ये वाइटल इन्फॉर्मेशन है। चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, यूजिंग 90% ऑफ इट फॉर इरिगेशन। प्रैक्टिस। We are mining our groundwater unsustainably, driven by flawed policies, and the solutions lie in managing demand and preventing pollution. नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये वाटर रिसोर्सेज मैनेज करने की बात हमें इंडिया के सबसे एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल आइडियाज में से एक पर ले आती है। नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। इसका बेसिक आइडिया क्या है? ये सच में एक मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। कोर आइडिया है एक नेशनल वाटर ग्रिड बनाना। सोचो, आप वाटर सरप्लस रिवर्स जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र को वाटर डेफिसिट रिवर्स जो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया में है से कैनाल्स और रिजर्वॉयर्स के नेटवर्क से जोड़ दो।
तो विजन ये है कि कहीं बाढ़ ना आए और कहीं सूखा ना पड़े। हाँ, यही ग्रैंड विजन है। इसका कोई सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी दे सकती हैं? इमेजिन आपके पास एक बड़ा गार्डन है, एक कोने में हमेशा पानी भर जाता है और दूसरा कोना बिल्कुल सूखा रहता है। आप क्या करोगे? आप छोटे छोटे चैनल्स खोदकर एक्स्ट्रा पानी को सूखे कोने तक ले जाओगे। NRLP देश के लेवल पर कुछ ऐसा ही करने का प्लान है। ग्रेट एनालॉजी। तो चलो इस पर डिस्कस करते हैं। सोर्सेज इसे मास्टर स्ट्रोक वर्सेस डिजास्टर कहते हैं। दोनों साइड्स को अनपैक करते हैं। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन ये है कि ये कॉन्सेप्ट अब आइडिया से रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डिबेट बहुत फियर्स है। बैकग्राउंड के लिए इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है। इसे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA मैनेज करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। ओके, तो आते हैं कोर लॉजिक पर, पॉजिटिव्स वर्सेस नेगेटिव्स। प्रोपोनेंट्स क्या कहते हैं? मैं पॉजिटिव्स जो वो क्लेम करते हैं वो हैं: एक, इंप्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट, इससे फ्लड्स और ड्राउट्स दोनों से एक साथ लड़ने में मदद मिल सकती है। 2, हाइड्रो पावर जनरेशन, प्रोजेक्ट के लिए जो नए डैम्स बनेंगे उनसे काफी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। और 3, इनलैंड नेविगेशन, कैनाल्स सस्ते ट्रांसपोर्ट के लिए एक नया नेटवर्क बना सकते हैं। ये तो बड़े बेनिफिट्स लग रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स भी बहुत हैं। उनके मेन कंसर्न्स क्या हैं? नेगेटिव्स भी उतने ही सिग्निफिकेंट हैं। एक, ह्यूज कॉस्ट, इसका फाइनेंशियल कॉस्ट, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन मिला के एस्ट्रोनॉमिकल है। 2, इकोलॉजिकल इश्यूज, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्यों? नदियां सिर्फ पानी के पाइप्स नहीं है, वो लिविंग इकोसिस्टम्स हैं। फ्लड्स फॉर एग्जांपल सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और फर्टाइल एलुवियल सॉइल लाते हैं। नदी का नेचुरल फ्लो रोकने से कोस्टल इकोसिस्टम्स और डेल्टास तबाह हो सकते हैं। मिनिमल इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वेट, ये इकोलॉजिकल फ्लो क्या होता है? इकोलॉजिकल फ्लो नदी में पानी की वो मिनिमम क्वांटिटी है जो उसके इकोसिस्टम, उसकी बायोडाइवर्सिटी और उसकी सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। बेसिकली नदी को जिंदा रखने के लिए पानी। तो अगर आप बहुत ज्यादा पानी डाइवर्ट कर दो तो आप बेसिकली नदी को मार रहे हो। और क्या कंसर्न्स है? 3 है डिस्प्लेसमेंट, लाखों लोग, ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज डिस्प्लेस होंगे। फिशरीज पर डिपेंडेंट लोगों की लाइवलीहुड छिन जाएगी। और 4, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों से पानी डाइवर्ट करने से हमारे पड़ोसियों बांग्लादेश और चाइना के साथ पानी के झगड़े बढ़ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कोस्टल इरोजन कैसे बढ़ा सकता है? ये पॉइंट मुझे सोर्सेज में काफी इंटरेस्टिंग लगा। नदियां अपने साथ सेडिमेंट या गाड़ समुद्र तक लाती हैं, जिससे डेल्टाज और कोस्टलाइंस बनती हैं। अगर हम नदी का फ्लो कम कर देंगे तो सेडिमेंट डिपॉजिट भी कम हो जाएगा। इससे समुद्र जमीन को काटना शुरू कर देगा। ये एक बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। तो कंक्लूजन क्या है? इसका वर्डिक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा। आइडिया ग्रैंड है, बट इसे एक्सट्रीम कॉशन की जरूरत है। एनवायरमेंटलिस्ट्स और सोशल साइंटिस्ट के कंसर्न्स को साइंटिफिकली एड्रेस करना जरूरी है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। रिस्क बहुत ज्यादा है। तो क्या ये बेहतर है कि हम इस एक मेगा प्रोजेक्ट के बजाय छोटे लोकल सॉल्यूशंस जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट पर फोकस करें? यही तो सेंट्रल डिबेट है। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस महंगे हाई रिस्क प्रोजेक्ट के बजाय हमें अपने रिसोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करने में लगाने चाहिए। ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। The NRLP aims to link water surplus rivers with water deficit rivers, but it has significant ecological and economic concerns. Pause and practice saying this part aloud. The River Interlinking Project is a high-risk, high-reward idea that needs careful scientific and environmental assessment before implementation. National Water Policy 2012, एक giant engineering project से चलो अब एक foundational document पर आते हैं। National Water Policy of 2012। ये वाटर पॉलिसी होती क्या है? इसे एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट समझो, इंडिया के वाटर मैनेजमेंट के लिए एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रिंसिपल्स और प्रायोरिटीज सेट करती है कि देश को अपने वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना चाहिए। कोई सिंपल सी एनालॉजी दे सकती हैं इसके लिए? श्योर, जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं, प्लेग्राउंड सबके लिए है, लाइब्रेरी में शांत रहना है, वैसे ही नेशनल वाटर पॉलिसी देश के लिए पानी के रूल सेट करती है। जैसे पानी सबका रिसोर्स है, इसे वेस्ट नहीं करना और इसकी प्लानिंग रिवर बेसिन के लेवल पर होनी चाहिए। समझ गया। तो चलो इस 2012 पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। ये इतनी सिग्निफिकेंट क्यों थी? इंट्रोडक्शन ये है कि पॉलिसीज एक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया में पहले भी वाटर पॉलिसीज आई हैं, पर 2012 वाली इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसने पहली बार क्लाइमेट चेंज जैसे नए चैलेंजेस को सीरियसली एड्रेस किया। तो इसका कोर लॉजिक क्या था? इस पॉलिसी के की हाइलाइट्स क्या थे? इसमें काफी गेम चेंजिंग आइडियाज थे। एक, इसने वाटर एज अ कॉमन रिसोर्स डिक्लेयर किया, एक पब्लिक ट्रस्ट जो स्टेट के पास है, ना कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी। 2, इसने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट IWM पर जोर दिया। IWM का एक एग्जांपल दे सकती हैं? सिंपल, अगर आप सिर्फ डैम बनाते जा रहे हो सप्लाई साइड, लेकिन लोगों को वाटर सेविंग टेक्निक्स नहीं सिखा रहे डिमांड साइड, तो ये IWM नहीं है। IWM में आप डैम, माइक्रो इरिगेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबको एक साथ लेके चलते हो। मेक सेंस। और क्या हाइलाइट्स थे? 3, इसने बेसिन लेवल प्लानिंग पर जोर दिया। प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट बाउंड्रीज पर नहीं, पूरे रिवर बेसिन्स पर होनी चाहिए। 4, और ये रेवोल्यूशनरी था, इसने प्राइसिंग ऑफ वाटर की बात की। कहा कि पानी को एक इकोनॉमिक गुड की तरह ट्रीट करना चाहिए और इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पर भी फोकस था। ये वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड वाला आइडिया थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। इसका मतलब है कि सबको पीने के पानी के लिए भी पैसे देने होंगे? एग्जैक्टली नहीं। पॉलिसी साफ कहती है कि बेसिक नीड्स जैसे ड्रिंकिंग और सैनिटेशन के लिए पानी अफोर्डेबल या फ्री होना चाहिए। लेकिन जब पानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रीज या कमर्शियल फार्मिंग के लिए यूज होता है तो उसकी एक कीमत होनी चाहिए। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। और ये बेसिन लेवल प्लानिंग का क्या फायदा है? एक रिवर बेसिन कई स्टेट से गुजरता है।
अगर हर स्टेट अपनी अलग प्लानिंग करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। बेसिन लेवल प्लानिंग से सभी स्टेट्स मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाते हैं जो सबके लिए अच्छा होता है। तो इस पॉलिसी का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था नेशनल डायलॉग को शिफ्ट करना। कॉन्वर्सेशन वाटर एज अ फ्री गुड से वाटर एज एन इकोनॉमिक गुड की तरफ बढ़ा। इसने IWRM और बेसिन लेवल प्लानिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को मेन स्ट्रीम बनाया। और कंक्लूजन में क्या ये अब भी रेलेवेंट है? 2012 में आई थी, अब 2025 है। इसके प्रिंसिपल्स आज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। इनफैक्ट एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी भी डिस्कस हो रही है जो इन्हीं आइडियाज पर बिल्ड करती है। मेन चैलेंज हमेशा की तरह पॉलिसी में नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में है। एक परफेक्ट पॉलिसी ऑन पेपर जमीन पर एक्शन के बिना बेकार है। चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। The National Water Policy 2012 shifted the paradigm by treating water as an economic good and promoting integrated basin level planning. Rehearse this. The 2012 policy provided a modern framework for water management, emphasizing efficiency, integration, and sustainability. Pricing of water in India. Need of overhaul. आपने कहा कि 2012 पॉलिसी ने पानी की प्राइसिंग का रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। ये बिल्कुल सही टाइम है उस स्पेसिफिक टॉपिक में डीप डाइव करने का। पानी की प्राइसिंग इतनी क्रिटिकल क्यों है? बेसिकली 2050 तक इंडिया की वाटर डिमांड उसकी सप्लाई से बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है। फिर भी हमारा वाटर यूजेज बहुत इनएफिशिएंट है और इसका एक मेन रीजन ये है कि पानी या तो फ्री है या बहुत कम दाम पर मिलता है, तो उससे बचाने का कोई इंसेंटिव ही नहीं है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं? बिल्कुल। कंपेयर करो कि एक शहर में रहने वाला इंसान अपने मीटर्ड वाटर सप्लाई को कितनी सावधानी से यूज करता है, जहां हर बूंद के पैसे लगते हैं, वर्सेस एक किसान सब्सिडाइज पानी को कितनी आजादी से यूज करता है। प्राइस सिग्नल अलग है तो बिहेवियर भी अलग है। पावरफुल कंपैरिजन। तो चलो इस ओवरहॉल की जरूरत पर डिस्कस करते हैं। इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन ये है कि हम इनएफिशिएंट हैं और प्राइसिंग इसमें मदद कर सकती है। बैकग्राउंड के लिए एक मेजर इंटरनेशनल प्रिंसिपल है यूएन का डबलिन प्रिंसिपल फ्रॉम 1992, जो कहता है कि पानी एक इकोनॉमिक गुड है और उसकी कीमत उसकी स्कैर्सिटी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। हमारी अपनी नेशनल वाटर पॉलिसीज ने भी इसे माना है। तो अगर ये प्रिंसिपल ग्लोबली एक्सेप्टेड है और हमारी पॉलिसीज में भी है, तो कोर लॉजिक क्या है प्रॉब्लम्स का? ये काम क्यों नहीं कर रहा? कॉन्स्टिट्यूशनली पानी एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो चार्जेस हर स्टेट में अलग अलग हैं और अक्सर साइंटिफिक क्राइटेरिया पर बेस्ड नहीं होते। की प्रॉब्लम्स हैं, पहला, ज्यादातर स्टेट्स में इंडिपेंडेंट वाटर रेगुलेटिंग अथॉरिटीज का ना होना। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की कमी है जो स्टेट्स को गाइड कर सके। और तीसरा, वही इशू, फ्री या सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी ने ग्राउंड वाटर का मैसिव ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, वहां रेगुलेटर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने का मतलब है कि वाटर टैरिफ सेट करने का प्रोसेस ज्यादा साइंटिफिक, कंसल्टेटिव और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये फैसले को एक पूरी तरह से पॉलिटिकल डिसीजन होने से बचाता है। तो एक प्रॉपर वाटर प्राइसिंग रिजीम में शिफ्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है जो इसे रोक रहा है? इम्पैक्ट पॉलिटिकल है। पानी के लिए चार्ज करना, खासकर किसानों से, पॉलिटिकली अनवायबल माना जाता है। इसके पीछे एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। प्लस सरकार सारे वाटर सोर्सेज को कंट्रोल नहीं करती। लाखों किसानों के पास अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं। तो कंक्लूजन क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड मल्टी प्रॉन्ग्ड होना चाहिए। हमें हर स्टेट में इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी वाटर रेगुलेटर्स चाहिए। 2016 का वाटर फ्रेमवर्क बिल इनैक्ट होना चाहिए। इरिगेशन सेक्टर को ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन फीस के अंडर कवर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक मैसिव अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन चलाना होगा। ये इलेक्ट्रिक फीडर्स को सेपरेट करने का आइडिया इंटरेस्टिंग है। ये इतना जरूरी क्यों है? अभी कई रूरल एरियाज में एक ही फीडर से एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज दोनों के लिए पावर सप्लाई होती है। इन्हें सेपरेट करके सरकार किसानों को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स के लिए पावर दे सकती है, जिससे ग्राउंड वाटर पंपिंग डायरेक्ट कंट्रोल होती है, जबकि घरों को 24/7 पावर मिलती रहती है। ओके, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। चलो इसके मेन आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं। Rational, consultative, and transparent water pricing managed by independent regulators is a sustainable solution for water efficiency. Practicing that? Water pricing is politically complex but economically necessary to promote efficient and equitable use of this precious resource. Pollution. इसकी डेफिनेशन अफसोस बहुत सिंपल है। हमारी नदियां गंदी हो रही हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स तो हर जगह है। दिल्ली में यमुना जैसी फोमिंग रिवर्स या आग पकड़ने वाली नदियों की कहानियां। ये एक बहुत ही ग्रिम रियलिटी है। चलो इसके कंटेंट को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि करंट सिचुएशन अलार्मिंग है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंडिया में हाईली पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस का नंबर 2018 और 2022 के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है। तो बैकग्राउंड क्या है? इस पोल्यूशन के पीछे फैक्टर्स क्या हैं? कई हैं। सबसे पहले तो अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का डिस्चार्ज। दूसरा, नदियों के किनारे सॉलिड वेस्ट की इलीगल डंपिंग। और एक क्रूशल तीसरा पॉइंट, एसटीपीटीपी कैपेसिटी की भारी कमी। एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 168 मिलियन लीटर सूवेज पर डे जनरेट कर रहा था, लेकिन हमारी टोटल ऑपरेशनल ट्रीटमेंट कैपेसिटी सिर्फ 26,869 mld थी। ये एक मैसिव गैप है। मतलब आधे से ज्यादा सीवेज अनट्रीटेड सीधा नदियों में जा रहा है। हाँ, यही एक स्टैटिस्टिक सब कुछ बता देता है। तो रिवर पोल्यूशन का सिंगल बिगेस्ट कॉज क्या है? ये है अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज। जबकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है, सूवेज का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो मेन कल्प्रिट है। ओके, और दूसरे कॉजेस क्या है? चौथा, एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स का पुअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। पांचवा, नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन जैसे एग्रीकल्चरल रन ऑफ। छठा, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन।
और सातवां, कई नदियों में मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो इंश्योर नहीं किया जा रहा, तो उनके पास खुद को साफ करने के लिए पानी नहीं है। और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि हम अपनी लाइफ लाइन्स खो रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली वाटर पोल्यूशन रोकना स्टेट्स और लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट नमामि गंगे जैसी स्कीम से मदद करती है। हमारे पास वाटर एक्ट ऑफ 1974 जैसे स्ट्रॉन्ग लॉज भी हैं। प्रॉब्लम है वीक एनफोर्समेंट। इन पोल्यूशन लॉज को इन्फोर्स करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB नेशनल लेवल पर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स SBCS स्टेट लेवल पर प्राइमरी बॉडीज हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट है। चलो इसे रिहर्स करते हैं। The primary cause of river pollution is the massive gap between sewage generation and treatment capacity. प्रैक्टिस। Our rivers are polluted mainly due to untreated sewage, and while laws and schemes exist, the implementation and infrastructure gap is huge. नमामि गंगे, ये हमें बिल्कुल सही तरह से हमारी बड़ी केस स्टडी पर ले आता है। नमामि गंगे डेफिनेशन सिंपल है, ये गंगा नदी को साफ करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है गंगा के स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस और उसके पोल्यूटेड होने की हार्ड रियलिटी के बीच का ट्रैजिक कॉन्ट्रास्ट। चलो इस पर डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हमें इसका स्केल समझना होगा। गंगा बेसिन 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करता है, लेकिन ये हेवीली पोल्यूटेड है। बैकग्राउंड ये है कि पहले के अटेम्प्ट्स जैसे गंगा एक्शन प्लान 1986 फेल हो गए थे, तो नमामि गंगे 2015 में नई उम्मीद 20,000 करोड़ के बड़े बजट के साथ लॉन्च हुआ। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? ये पिछले एफर्ट से अलग कैसे हैं? इसकी की फीचर्स इसे अलग बनाते हैं। ये एक सेंट्रली फंडेड नॉन लैप्सेबल प्रोग्राम है। ये 8 मेन पिलर्स पर स्ट्रक्चर्ड है। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर सर्फेस क्लीनिंग, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, गंगाग्राम, ऑफोरेस्टेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी प्रोटेक्शन और पब्लिक अवेयरनेस। 8 पिलर्स। ये काफी कॉम्प्रहेंसिव लगता है, लेकिन क्या एक साथ इतना कुछ करना ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या सिर्फ एक चीज जैसे सीवेज ट्रीटमेंट पर लेजर फोकस नहीं होना चाहिए था? यही तो कोर डिबेट है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच ही आगे का रास्ता है। आप STPs बना सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक अवेयरनेस के बिना सफल नहीं होंगे। लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है, शार्प फोकस की कमी एक बड़ा चैलेंज है। क्या आप वो 8 पिलर्स रिपीट कर सकती हैं? मैं उन्हें याद रखना चाहता हूँ। Of course, sewage treatment, surface cleaning, industrial monitoring, Gangagram, afforestation, riverfront development, biodiversity और public awareness. इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है? इसका एक improved 3-tier governance structure है। Implementation National Mission for Clean Ganga NMCG करती है और apex body है National Ganga Council, जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और चैलेंजेस क्या हैं? क्या ये सक्सेसफुल हुआ है? रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। सीवेज ट्रीटमेंट टारगेट्स डिले हुए हैं। एक बड़ा चैलेंज ये है कि जब STPs बन भी जाते हैं, तो सीवेज को प्लांट तक ले जाने वाला ड्रेनेज नेटवर्क अक्सर गायब होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह यूज नहीं हो पाता। तो कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड एक मेजर ओवरहॉल है। फास्ट ट्रैक करना होगा, नदी में वाटर फ्लो बढ़ाने के लिए स्टेप्स लेने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज करके लोकल बॉडीज और सिटीजंस को एक्टिवली इन्वॉल्व करना होगा। चलो इसके मेन आइडिया को प्रैक्टिस करते हैं। नमामि गंगे is an integrated mission with 8 pillars, but its success depends on overcoming implementation challenges like STP construction and restoring ecological flow. Rehearse. Namaami Gange is a comprehensive and well-funded mission, but its success hinges on bridging the gap between grand plans and ground-level execution. UN World Water Conference 2023। गंगा से अब ग्लोबल स्टेज पर आते हैं। हमारे सोर्सेज 2023 के UN वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ये क्या था और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये 46 साल में सिर्फ पानी को डेडिकेटेड पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी। इसे आप पानी के लिए एक रेयर ग्लोबल पार्लियामेंट समझ सकते हैं। 46 साल, इतना लंबा गैप क्यों? इनक्रेडिबल है ना? लगभग 5 दशकों तक पानी को ग्लोबल स्टेज पर वो हाई लेवल पॉलिटिकल अटेंशन नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था, अनलाइक क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज। ये कॉन्फ्रेंस इसे वापस फ्रंट पर लाने का एक मौका था। तो चलो इस पे डिस्कस करते हैं। इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या था? पिछली कॉन्फ्रेंस 1977 में हुई थी। 2023 की कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज, बढ़ते फ्लड्स और ड्रॉट्स के अर्जेंट कॉन्टेक्स्ट में हुई। ये यूएन के वाटर एक्शन डिकेड 2018-2028 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो सबके लिए साफ पानी के बारे में है का मिड टर्म रिव्यू भी था। तो इसका कोर लॉजिक क्या था? इसने क्या अचीव किया? इसका मेन टारगेट था गेम चेंजिंग आइडियाज आइडेंटिफाई करना। इसका सेंट्रल आउटकम था इंटरनेशनल वाटर एक्शन एजेंडा। ये एजेंडा बेसिकली 700 से ज्यादा वॉलंटरी कमिटमेंट्स का कलेक्शन है जो गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एनजीओज ने लिए हैं। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या था? कोई कमिटमेंट का एग्जांपल दे सकती है? कमिटमेंट्स ही मेन इंपैक्ट थे। फॉर एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जल जीवन मिशन के अंडर रूरल वाटर सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए $50 बिलियन का मैसिव कमिटमेंट किया। लेकिन सोर्सेज में काफी क्रिटिसिज्म भी है, तो कंक्लूजन यानी फ्लिप साइड क्या है? हाँ, क्रिटिसिज्म सिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ा है नो बाइंडिंग कमिटमेंट्स। सब कुछ वॉलंटरी था। इसका मतलब है कि कंट्रीज को उनके प्रोमिसेस के लिए अकाउंटेबल ठहराने का कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा, कोई यूएन वाटर एनवॉय अपॉइंट नहीं किया गया। और तीसरा, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए क्लियर टारगेट्स और मैट्रिक्स की कमी है। तो ये कमिटमेंट्स लीगली बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है। करेक्ट, यही प्राइमरी क्रिटिसिज्म है। ये प्रोमिसेस का एक कलेक्शन है, कोई ट्रीटी नहीं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। चलो की टेकअवे को प्रैक्टिस करते हैं। द 2023 UN वाटर कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस्ड द वाटर एक्शन एजेंडा, अ सेट ऑफ वॉलंटरी कमिटमेंट्स बट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स लैक ऑफ बाइंडिंग टारगेट्स। प्रैक्टिस। The conference was a watershed moment for raising awareness but fell short of creating a binding global framework for water action. डीप सी माइनिंग। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो सीधा साइंस फिक्शन मूवी से लगता है।
डीप सी माइनिंग, ये क्या है? ये डीप सीबेड, समुद्र का वो हिस्सा जो 200 मीटर से नीचे है, से मिनरल डिपॉजिट्स निकालने का प्रोसेस है। आप लिटरली जायंट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स इमेजिन कर सकते हो जो समुद्र के फ्लोर पर चल रहे हैं। फैसिनेटिंग और थोड़ा सा डरावना इमेज है। चलो इस नए फ्रंटियर को डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड क्या है? ये अचानक इतना हॉट टॉपिक क्यों बन गया है? प्राइमरी ड्राइवर है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। कॉपर, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल्स की डिमांड आसमान छू रही है। ये हमें इलेक्ट्रिक कार बैटरीज, विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स के लिए चाहिए। और डीप सी फ्लोर इन मेटल्स में बहुत रिच है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? वो नीचे क्या ढूंढ रहे हैं? वो प्राइमरीली मैंगनीज नोड्यूल्स या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को टारगेट कर रहे हैं। ये आलू के साइज के लम्स हैं जो सी बेड पर पड़े हैं और मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट से भरपूर हैं। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट है। इसके फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? इसको सपोर्ट करने वाले आर्ग्यूमेंट्स काफी कंपेलिंग हैं। प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि ये लैंड बेस्ड माइनिंग से कम डैमेजिंग हो सकता है, कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं, कोई सॉइल डिस्ट्रक्शन नहीं। ये क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है और इससे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में माइनर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने में मदद मिल सकती है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म भी उतना ही सीवियर है ना? इसके अगेंस्ट प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है? मेन आर्ग्यूमेंट है यूनिक डीप सी इकोसिस्टम्स का इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन, जिनके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं है। इससे बायोडाइवर्सिटी का मैसिव लॉस हो सकता है। माइनिंग प्रोसेस सी बेड के लिविंग पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और मशीन से उठने वाले सेडिमेंट क्लाउड्स इकोसिस्टम्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये होगा या नहीं? अथॉरिटी कौन है? इसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ISBA यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंदर एस्टैब्लिश हुई एक ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंक्लूजन क्या है? वे फॉरवर्ड क्या? वे फॉरवर्ड है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई करना। इसका मतलब है कि हमें माइनिंग शुरू करने से पहले इन इकोसिस्टम्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च करनी होगी। ओके, चलो इस क्रूशियल ट्रेड ऑफ को प्रैक्टिस करते हैं। डीप सी माइनिंग ऑफर्स क्रिटिकल मिनरल्स फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन बट पोजेस अ सिवियर थ्रेट ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज टू डीप सी इकोसिस्टम्स। प्रैक्टिस सेइंग इट। Deep sea mining is a classic conflict between the demand for resources for a green future and the need to protect one of Earth's last pristine environments. Some miscellaneous water pollution topics. Finally, चलो हमारे पानी में कुछ इनविजिबल थ्रेट्स को कवर करते हैं। सोर्सेज में कई साइलेंट किलर्स लिस्ट किए गए हैं। शुरू करते हैं सब टॉपिक 10.1 यूरेनियम कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। Right. WHO का सेफ लिमिट है 30 माइक्रोग्राम्स ऑफ यूरेनियम पर लीटर। इंडिया में सिचुएशन ये है कि 16 स्टेट्स के ग्राउंड वाटर में हाई यूरेनियम कंटामिनेशन पाया गया है। मेन रीजन जियोजेनिक है, ये नेचुरली रॉक से आता है, लेकिन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो यूरेनियम में क्या पानी में उसकी रेडिएशन हार्मफुल है? नहीं, और ये एक की पॉइंट है। ड्रिंकिंग वाटर में पाए जाने वाले कॉन्सेंट्रेशंस पर यूरेनियम से प्राइमरी हेल्थ रिस्क उसकी रेडियो एक्टिविटी नहीं, बल्कि उसकी केमिकल टॉक्सिसिटी है, जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो सकती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब टॉपिक 10.2 हैवी मेटल पोल्यूशन। हैवी मेटल्स हाई डेंसिटी वाले मेटल्स हैं, जैसे लेड, आयरन, निकल, आर्सेनिक। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सोर्सेज है माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। इंडियन नदियों में सिचुएशन अलार्मिंग है। 75% रिवर मॉनिटरिंग स्टेशंस में इन टॉक्सिक हैवी मेटल्स का हाई लेवल है और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। नेक्स्ट सब टॉपिक 10.3 आर्सेनिक पोल्यूशन। इसके बारे में मैंने काफी सुना है। हाँ, आर्सेनिक एक ओडरलेस, टेस्टलेस मेटलॉइड है। 21 स्टेट्स में इसके हाई लेवल्स पाए गए हैं, खासकर गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। सोर्स फिर से मेनली रॉक्स की वेदरिंग है। इसका इम्पैक्ट सिवियर है। लॉन्ग टर्म इनटेक से आर्सेनिकोसिस नाम की बीमारी और कैंसर होता है। और आपने मेंशन किया कि ये हमारे खाने में आ रहा है, वो कैसे? जब किसान आर्सेनिक कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर से खेती करते हैं तो राइस जैसे क्रॉप्स जो पानी में उगते हैं, पानी और मिट्टी से आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने में बहुत एफिशिएंट होते हैं, तो ये केमिकल सीधा हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है। और आखिरी सब टॉपिक 10.4 रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इन वाटर। ये एक नया कंसर्न है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और माइनिंग इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत ग्रेव है, जिससे कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशंस तक हो सकते हैं। ये तो बहुत डरावना है। ये इनविजिबल पोल्यूटेंट्स एक मैसिव थ्रेट हैं। चलो इसको समराइज करने की प्रैक्टिस करते हैं। Our water is threatened by silent killers like uranium, heavy metals, arsenic, and radioactive pollutants, which have severe long-term health impacts. Practice this. Beyond visible pollution, our water sources face a critical threat from invisible chemical and radioactive contaminants that require urgent monitoring and mitigation. Wow, what a journey. हमने पानी की पूरी दुनिया घूम ली। चलो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था अंडरस्टैंडिंग इंडियाज वाटर क्राइसिस, इट्स पोल्यूशन चैलेंजेस एंड द फ्यूचर ऑफ मरीन फ्रंटियर्स। लेट्स क्विकली समराइज। वाटर सिक्योरिटी। हमने देखा कि इंडिया एक क्रिटिकल स्टेज पर है जहां मिसमैनेजमेंट ना कि स्कैर्सिटी असली प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन एग्रीकल्चर और पॉलिसीज को ठीक करने में है। राइट, ग्राउंड वाटर। हमने जाना कि हम दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर्स हैं और ये अनसस्टेनेबल है। की है डिमांड साइड मैनेजमेंट पर फोकस करना। बिग प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज। हमने रिवर इंटरलिंकिंग के हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नेचर को समझा और नेशनल वाटर पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देखा, खासकर वाटर प्राइसिंग के क्रूशियल आइडिया को। बिल्कुल। और फिर हम पोल्यूशन पर आए। पोल्यूशन, हमने पोल्यूशन की अंधेरी दुनिया में डाइव किया। हमारी नदियां क्यों गंदी हैं, STEP गैप, नमामि गंगे जैसे मिशन के चैलेंजेस क्या हैं, और हमारे पानी में यूरेनियम, आर्सेनिक और हेवी मेटल्स जैसे साइलेंट किलर्स कैसे आ रहे हैं। हाँ, एंड फाइनली फ्यूचर फ्रंटियर्स।
हमने ग्लोबल एफर्ट्स जैसे यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को देखा, जिसमें अवेयरनेस तो बढ़ी लेकिन बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे, और डीप सी माइनिंग के कंट्रोवर्शियल फ्यूचर को देखा। ये कितना फैसिनेटिंग है कि ये सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन केमिकल कंटामिनेशन को बढ़ाता है, गलत एग्रीकल्चरल पॉलिसीज ओवर एक्सट्रैक्शन को एनकरेज करती हैं, और ये सब मिलकर हमारी वाटर सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। इट्स ऑल वन बिग वेब, समझे? एग्जैक्टली, इट्स ऑल वन बिग वेब। आप एक प्रॉब्लम को दूसरों को एड्रेस किए बिना सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपकी बारी दोस्तों, इन टॉपिक्स को एक फ्रेंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। यहाँ आपके लिए 6 क्विक चैलेंजेस हैं। 1. इंडिया के वाटर क्राइसिस के टॉप 3 रीजंस को सिर्फ 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन करो। गो। अब आपकी बारी दोस्तों, इन टॉपिक्स को एक फ्रेंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। यहाँ आपके लिए 6 क्विक चैलेंजेस हैं। 2. अटल भूजल योजना के अप्रोच और एक ट्रेडिशनल डैम बिल्डिंग अप्रोच में को डिफरेंस क्या है? थोड़ा सोच लो। अब आपकी बारी दोस्तों, इन टॉपिक्स को एक फ्रेंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। यहाँ आपके लिए 6 क्विक चैलेंजेस हैं। 3. नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यू करो। अब आपकी बारी दोस्तों, प्राइसिंग ऑफ वाटर इंडिया के लिए पॉलिटिकली इतना मुश्किल लेकिन जरूरी कदम क्यों है? अब बताओ। अब आपकी बारी दोस्तों, इन टॉपिक्स को एक फ्रेंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। यहाँ आपके लिए 6 क्विक चैलेंजेस हैं। 5. नमामि गंगे स्कीम के 8 मेन पिलर्स क्या हैं? बिना देखे बोलने की कोशिश करो। अब आपकी बारी दोस्तों, इन टॉपिक्स को एक फ्रेंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। यहाँ आपके लिए 6 क्विक चैलेंजेस हैं। 6. डीप सी माइनिंग को एक 10th ग्रेडर को समझाओ। एक प्रो और एक कॉन क्या है? और ये आपके लिए एक सिंपल सा चैलेंज है। अगले 24 घंटे अपने वाटर यूसेज को ट्रैक करो। हर ग्लास पानी, हर फ्लश, हर शावर, बस माइंडफुल रहो और फिर सोचो आप सिर्फ 10% पानी कैसे बचा सकते हो। ये एक छोटा सा स्टेप है लेकिन ये आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा, प्रॉमिस। एक आखिरी बात सोचना, हम पानी के प्राइस की बहुत बात करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? एक प्यासे इंसान के लिए पानी की एक बूंद की वैल्यू इन्फिनाइट है। जब तक हम पानी को सिर्फ एक कमोडिटी से ज्यादा एक लाइफ सोर्स नहीं समझेंगे, तब तक हमारी पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स अधूरे रहेंगे। व्हाट अ पावरफुल थॉट टू एंड ऑन। अगर आपको आज के सफर में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज नॉलेज जस्ट लाइक वाटर इज बेस्ट व्हेन इट फ्लोज। अगली बार मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।